हेलो एवरीवन। विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज पहले तो हम आज कुछ चीज़ों को आपको आश्वस्त कर दें कि जो आपका निजीकरण का मुद्दा था वो एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य इस निजीकरण के विरोध में लगे हुए थे। काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे थे और इन लोगों को अंततः आज जीत मिली और जीत आज सबको मिली। चाहे वह एम्प्लॉय था, चाहे नहीं एम्प्लॉय था, चाहे स्टूडेंट था। बहुत सारे आप स्टूडेंट भी इस प्रोटेस्ट किए इसके अगेन प्राइवेटाइजेशन के, तो उन लोगों को भी जीत मिली। जैसा कि हमने देखा कि फैज़ाबाद में देवकाली के बच्चे, नाका के बच्चे सारे सब आंदोलन कर रहे थे। वो जाके चीफ ऑफिस में भी गए, आंदोलन किए। तो आज किसान मजदूर प्लस आपके बिजली कर्मचारी, स्टूडेंट, सबका भविष्य उज्जवल हुआ। निजीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई। तो हम पूरी तरीके से आपको आश्वस्त कर दे। देखिए इसमें जो पैरा नंबर फर्स्ट है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन विघटन एवं निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। मतलब कि अब आपका निजीकरण का जो प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी तरीके से वापस ले ली गई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसमें इन्होंने एकदम पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ये जो आपका और कोई मैटर इसके रेफरेंस में नहीं है। यही जो आपकी निजीकरण की प्रक्रिया थी वही थी, ले उसको हमने वापस ले लिया है और कोई अलग मैटर इस पे नहीं है। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर, ये देखिए पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी उहको की स्थिति आप लोगों में बनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसका है कि डेट दिया गया है कि आप 3 महीने बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 15 जनवरी से। ऐसा कुछ नहीं है। 15 जनवरी को एक बैठक होगी, फिर इस पर समीक्षा की जाएगी कि जो हमारा राजस्व रेवेन्यू है वो कितना प्रॉफिट में आया, क्या मतलब एनालिसिस किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर आप 3 महीने बाद निजीकरण का प्रक्रिया शुरू होगी। तो निजीकरण पूरी तरीके से वापस ले लिया गया है और भविष्य में निजीकरण नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको आश्वस्त कर दिए हैं। आपके माननीय ऊर्जा मंत्री जी और वित्त मंत्री जी भी साथ में थे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संघर्ष संयुक्त समिति का था। उन्होंने लगातार हम लोगों का हौसला भी बढ़ाया और साथ में खुद लगे रहे। तो आज पूरी तरीके से निजीकरण आपका खत्म हो गया है यूपीपीसीएल से। ठीक, तो आज आप आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब यूपीपीसीएल में आप लेने की तैयारी करिए। जो आपकी टीजी 2 की वैकेंसी आई है 600 वाट पोस्ट के लिए जो तैयारी करें वो एकदम पूरा जी जान लगा के एकदम जुट जाए और वही आप अंतिम मौका मान के वो एकदम पूरी तरीके से लग जाए और इसको माने कि क्लियर हमें करना है। ये नहीं हाउ किसी भी तरीके से हमें नौकरी लेनी है तो लेनी है, इसके सिवा और कुछ नहीं सोचना है उनको। ठीक, और भविष्य में वैकेंसी आपकी आती रहेंगी, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपका नॉर्मल हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ पढ़ाई पे जुट जाइए। तो चलिए 5000 प्रश्नों की जो मेगा सीरीज चलाई जा रही थी उसका आज सेट नंबर हम 17 लेके आए हैं। तो सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीरीज को 1 से लेकर 16 तक को पूरी सीरीज देखिए, बहुत बेनिफिट करेगा वो चीज़। दूसरा, यह आपका यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल, डीएमआरसी, एनएमआरसी, यूपीएमआरसी, यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है रोल। आपका जो 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें है। आप इसको अगर देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5000 प्रश्नों की जो है मेगा सीरीज का 17 नंबर सेट। तो पहला इसमें है, पहला
पॉलीफेज अल्टरनेटर को समांतर में चलाने के लिए क्या मुख्य रूप से समान होना चाहिए? तो इसमें पहला है कि पॉलीफेज अल्टरनेटर को समांतर में चलाने मतलब कि आपका अल्टरनेटर है, ए बी आपका अल्टरनेटर, ए वन, ए टू, तो ये सब आपकी अल्टरनेटर अगर समांतर इनको चलाना है तो मुख्य रूप से क्या समान होना चाहिए? कुछ चीजें होती हैं जो कि आपका मेन नहीं होता है। मेन का मतलब कि अगर आप उसको समान नहीं करते तो भी आपका समांतर में ऑपरेशन, पैरेलल में ऑपरेशन होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम आवश्यक हो जाती हैं, उसको आप बिना समान किए समांतर में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है? पहला ऑप्शन आपका स्पीड है, दूसरा है वोल्टेज रेटिंग, तीसरा है केवीए, चौथा है एक्साइटेशन। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको समान रखना ही रखना है, बिना उसके आप पैरेलल ऑपरेशन कर ही नहीं सकते? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग को सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट लें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका जो आंसर है आपका है वोल्टेज रेटिंग। इसका आंसर क्या है? वोल्टेज रेटिंग। आपको स्पीड भी समान रखना है, केवी रेटिंग आप कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप स्पीड को इक्वल रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वोल्टेज रेटिंग। समांतर में चलाने के लिए वोल्टेज रेटिंग को मुख्य रूप से आपको समान में रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलीफेज अल्टरनेटर आप जानते ही हैं। पॉलीफेज अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसमें यह आपका डीसी जनरेटर का इसमें उल्टा फंक्शन होता है। डीसी जनरेटर में जो हमारा है आर्मेचर, डीसी जनरेटर में हमारा आर्मेचर क्या करता है? आर्मेचर मूव करता है। लेकिन अल्टरनेटर में आर्मेचर हमारा क्या होता है? आर्मेचर स्थिर होता है। ठीक, यही डिफरेंस है। अब इसमें क्या, इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है, मतलब नॉर्थ साउथ का पोल जो बना होता है वो स्थिर होता है। लेकिन इसमें नॉर्थ साउथ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो घूमता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर के रोटर में क्या नहीं होता है? एक स्टेपर मोटर के रोटर में क्या नहीं होता है? बाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, सभी। तो स्टेपर मोटर आपका, स्टेपर मोटर के रोटर में क्या नहीं होता है? तो आपकी बाइंडिंग नहीं होती है, कम्यूटेटर नहीं होता है, ब्रश नहीं होता है। तीनों चीजें नहीं होती है। इसका आंसर क्या सही होगा? सभी। ठीक, फोर्थ नंबर, आपके स्टेपर मोटर के रोटर में बाइंडिंग नहीं होती है, कम्यूटेटर नहीं होता है, आपका ब्रश नहीं होता है। ठीक, इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका फोर सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है, एक डीसी मोटर का फ्लक्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? एक डीसी मोटर का फ्लक्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? पहला है जी, स्पीड उसकी जीरो हो जाएगी, स्पीड अनंत हो जाएगी, स्पीड उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी स्पीड घट जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि एक डीसी मोटर का फ्लक्स जीरो हो जाए तो क्या होगा, इसको आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। अगर एक डीसी में देखिए फ्लक्स का जो रिलेशन है यानी प्रोपोर्शनल 1/पाई होता है। फ्लक्स स्पीड प्रोपोर्शनल 1/पाई। तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1/पाई का मतलब क्या है भैया? अगर फ्लक्स बढ़ेगा स्पीड घटेगी। ठीक, अगर हम फ्लक्स को क्या कर दे रहे हैं? फ्लक्स को जीरो कर दे रहे हैं। कह रहा है ना फ्लक्स जीरो हो जाए, तो जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो जो आपकी स्पीड होगी वो आपकी अनंत हो जाएगी। तो एक डीसी मोटर का अगर फ्लक्स जीरो होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड अनंत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ए प्लस ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए प्लस ए डॉट बी बराबर आपका क्या होगा?
तो आपको आंसर बताना है ए प्लस ए डॉट बी बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन ए है, बी है, ए प्लस बी कोई नहीं, इसमें से क्या होगा, ए प्लस ए डॉट बी। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ए बराबर आपका 1 है, ठीक, और बी बराबर अगर आपका 0 है, तो अब आपको पता है कि ये ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए आपका एंड का फंक्शन है, एंड गेट का डॉट लगा हुआ है। अब आपको पता है कि एंड गेट में अगर कोई भी सिग्नल अगर आपका 0 होता है, इस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनती है। ए आपका बी, तो अब ए बराबर 1, बी बराबर 0, तो अब आपको पता है कि एक स्विच बंद है, एक स्विच खुली है, तो क्या यह बल्ब जलेगा? यह बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि ए बराबर हम 1 रख देते हैं और बी बराबर हम 0 रखते हैं। ए बराबर 1 का मतलब हम स्विच को क्लोज कर दिए, बी बराबर 0 का मतलब स्विच को ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ से हम सप्लाई, बैटरी सप्लाई देंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारा बल्ब जलेगा नहीं, अर्थात रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या बचा, ए प्लस 0, ठीक, यही बचा, तो इसका मतलब है आपका ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया, ये आर का फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, आर का फंक्शन है, तो पहला ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट, बार किस गेट का संकेत है? बार किस गेट का संकेत है, यही आपको बताना है कि बार किस गेट का संकेत है। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, सभी। इसका आंसर क्या होगा कि बार किस गेट का संकेत है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए इसका आंसर है, यह आपका नॉट गेट का संकेत है। बार आपका क्या है, नॉट गेट का संकेत है। अगर ए प्लस बी है, प्लस लगा है, अगर प्लस है तो आर गेट है, डॉट लगा है तो आपका एंड गेट है, अगर बार लगा है तो आपका नॉट गेट है। तो इस प्रकार से y बराबर ए प्लस बी का फंक्शन, ठीक, या y बराबर ए डॉट बी का फंक्शन, y बराबर ए बार। अब ए बार का मतलब क्या, नॉट का मतलब होता है इन्वर्ट कर देता है, किसी चीज को उल्टा कर देता है। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, ये चीज ए फंक्शन करता है इसमें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जेफेट। जेफेट, जेफेट का पिंच ऑफ वोल्टेज का मान क्या होता है? जेफेट के पिंच ऑफ वोल्टेज का मान क्या होता है? पहला है 4 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट, तीसरा 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। तो जेफेट का पिंच ऑफ वोल्टेज का मान क्या होता है? देखिए जेफेट का पूरा नाम है, जेफेट का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट का पूरा नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसी को जेफेट को शॉर्ट में बोलते हैं, संक्षिप्त में फेट। ठीक, तो अब इसका पिंच ऑफ वोल्टेज का मान क्या होगा, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका पिंच ऑफ वोल्टेज का मान होगा 5 वोल्ट। इसके पिंच ऑफ वोल्टेज का मान क्या होगा, 5 वोल्ट। जेफेट के पिंच ऑफ वोल्टेज का मान 5 वोल्ट होता है। ठीक है,
जेफेट में आपकी धारा का फ्लो किसी एक के कारण, चाहे आपके इलेक्ट्रॉन या होल के कारण होता है। जेफेट आपकी यूनिपोलर डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट है 147। मासफेट का इनपुट प्रतिबाधा का मान, ये मान है भाई थोड़ा सा। मासफेट का इनपुट प्रतिबाधा का मान किसमें होता है? एक होती है इनपुट इम्पीडेंस और एक होती है आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक। तो इसका मान, इनपुट इम्पीडेंस का मान ओम में, किलो ओम में, मेगा ओम में कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? मासफेट का इनपुट इम्पीडेंस का मान किस में होता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो ये आपका मेगा ओम, मासफेट का इनपुट इम्पीडेंस का मान मेगा ओम में होता है। मतलब कि इनपुट, मासफेट का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीलेटर। एक ऑक्सीलेटर या दोलित बदलता है, तो एक ऑक्सीलेटर या दोलित किस में बदलता है? एसी पावर को डीसी पावर में, डीसी पावर को एसी पावर में, मैकेनिकल पावर को डीसी पावर में। केवल दो सही है। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ऑक्सीलेटर बदलता है या एक दोलित बदलता है, किस में बदलता है, कौन सी पावर, किस पावर में? चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। ये आपका है कि इसका ऑप्शन है 4 नंबर सही। केवल दो सही है, केवल दो सही है, इसके अलावा और कोई नहीं सही है। जो हमारा एक्सीलेटर होता है वह डीसी पावर को, डीसी पावर को किस में बदलता है? एसी पावर में। जो हमारा एक्सीलेटर होता है वह डीसी पावर को बदलता है एसी में, अर्थात डीसी को एसी में बदलने के लिए हम यूज क्या करते हैं? ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं। अब इसमें ऑक्सीलेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, कार्बेट ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ठीक। ये सब के बारे में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग पॉइंट किसके नाम से जाना जाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट किसके नाम से जाना जाता है? कट ऑफ पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, सभी। तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट किसके नाम से जाना जाता है? कट ऑफ पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, सभी। चलिए इसमें हम आपको आंसर इसका बता रहे हैं। देखिए जब हम लोड लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लोड लाइन। चाहे वह एसी लोड लाइन खींचे, चाहे डीसी लोड लाइन खींचे, तो चाहे एसी लोड लाइन खींचेंगे चाहे डीसी लोड लाइन खींचेंगे, तो हमें उसी लोड लाइन पे एक क्यू पॉइंट मिलता है, जिसी को हम क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है हम यही देखते हैं कि क्यूसेंट पॉइंट, वैसे इस क्यूसेंट पॉइंट आपके लोड लाइन के मिड में, मध्य में होना चाहिए, क्योंकि इसी पे हमारे ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन डिपेंड करती है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्यूसेंट पॉइंट। तो क्यूसेंट पॉइंट आपके लोड लाइन पे मिलता है, चाहे वो आपका डीसी लोड लाइन हो चाहे एसी लोड लाइन हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेजी इंडक्शन मोटर में दक्षता और पावर फैक्टर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपकी 3 फेजी इंडक्शन मोटर में दक्षता और पावर फैक्टर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? वोल्टेज का, यांत्रिक लोड का, स्पीड का, रोटर टॉर्क का।
किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यह आपका है, इसका आंसर है मैकेनिकल लोड। यांत्रिक लोड जो आपकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर, यह आपकी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? यांत्रिक लोड और के अनुक्रमानुपाती होता है। तो थ्री फेजी इंडक्शन मोटर, जो हमारा थ्री फेजी इंडक्शन मोटर होता है, इसका पावर फैक्टर और दक्षता यांत्रिक लोड के अनुक्रमानुपाती होता है। और थोड़ा सा हम इसमें बता दें, जो थ्री फेजी इंडक्शन मोटर हमारा होता है वह हमारे थ्री फेजी ट्रांसफार्मर के समरूप होता है। लेकिन थ्री फेजी ट्रांसफार्मर के समरूप का मतलब है कि थोड़ा से उसमें कुछ चीज़ें जो सिमिलर मिलती हैं। जैसे इसमें थ्री फेजी हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और उसमें थ्री फेजी सप्लाई हम प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, ठीक। और यह थ्री फेजी ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट एज ए बिहेवियर शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। थ्री फेजी ट्रांसफार्मर एज ए थ्री फेजी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वो उसको हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा रोटर होता है, मोटर का रोटर वो तो घूमता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वो आपकी स्थिर रहती है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुल्यकालिक मोटर किस ट्रांसफार्मर के समरूप होता है, तो वह आपके है थ्री फेजी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के समरूप होता है। इसके बाद इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम नॉन सिंक्रोनस मोटर भी या अतुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। दूसरा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो हमारा है यह सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है या सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है, इसको हमें सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।